हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रही है। और आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाके वो पहले लेक्चर्स देखें, तो ही आपको आज का पॉइंट समझ में आने वाला है। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में, विच इज गिवन बाय द न्यूटन्स। और न्यूटन ने 3 इक्वेशन दिया था, जिसमें से पहला इक्वेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या आपको ये इक्वेशन याद हुआ है कि नहीं? जल्द से जल्द इस इक्वेशन को याद कर लें, क्योंकि आगे ये काम आने वाले हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने कहीं ना कहीं उसके बारे में सुना है, और ये टॉपिक ही पूरा फिजिक्स का बेस है। और वो टॉपिक दिया किसने था? ये जो टॉपिक है उन्होंने न्यूटन अंकल ने डिराइव किया है, और इसी को बोला जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो न्यूटन अंकल ने 3 लॉ दिए थे, जिसमें से पहला लॉ था, पहले नाम को बोला जाता है न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जब भी आप सुनेंगे ना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो आपको याद आना चाहिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। आपको समझ में आना चाहिए कि इनर्शिया क्या है। इसके अर्लियर स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि इनर्शिया क्या है। जैसे अगर मैं रुका हुआ हूँ, अगर मुझे कोई अचानक से पीछे से धक्का मारेगा, मैं फटक से ऐसे मूव करता हूँ ना, मुझे झटका लगता है। मतलब मैं तो रेस्ट पोजीशन पे था ट्राई करने का, लेकिन मुझे अचानक से किसी ने एनर्जी दिया। वो एनर्जी मेरी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती है। मैं तो रेस्ट पोजीशन में रहने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मुझे कोई अचानक से क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो मैं अचानक से मोशन में आ रहा हूँ। वही कंडीशन क्या होता है? इनर्शिया होता है। आप कभी सब लोग बसों में ट्रैवल किए रहेंगे, बस रुकी हुई है, आप हैंडल पकड़ के खड़े हैं, जैसे ही बस स्टार्ट होती है आप पीछे से जर्क फील करते हैं और वापस से अपने पोजीशन पे वापस आ जाते हैं। वो क्या है? इनर्शिया है। आपने ट्रेन में भी ट्रैवल किया रहेगा, ट्रेन में सीट में आप बैठे हैं, ट्रेन जब रुकती है धीरे धीरे तो एक आपको जर्क फील होता है, थोड़ा सा आगे जाके आप फिर से पीछे आते हैं। वही क्या है? इनर्शिया है। तो न्यूटन अंकल का जो स्टेटमेंट था, इन्होंने बोला एनी ऑब्जेक्ट remains in a state of motion or at rest। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो या तो मोशन में ही रहेगा या तो रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक रहेगा? until and unless an external unbalanced force is applied on it। जब तक उसके ऊपर आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक वो मोशन में नहीं आने वाला। अगर मोशन में है तो रेस्ट पे नहीं आएगा, अगर रेस्ट पे है तो मोशन में नहीं आएगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे तब तक। जैसे मान लो हमारे घरों में सीलिंग फैन होते हैं, सीलिंग फैन रुका हुआ है, अगर मुझे उसको स्टार्ट करना है तो मैं स्विच बोर्ड का यूज नहीं करके, अगर मुझे घुमाना है तो मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा। मैं जैसे ही फोर्स लगाऊंगा तो रेस्ट से कहाँ पे आ गया? वो मोशन में आ गया। अब दूसरा कंडीशन ले लो कि पंखा तो घूम रहा है, बिना बटन दबाए उसको रोकना है, कैसे रोक सकता हूं मैं? हाथ से एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स लगाऊंगा। जैसे ही अनबैलेंस फोर्स लगाया, पंखा रुक जाएगा, मतलब मोशन में था, अब कहाँ पे आ गया? रेस्ट में आ गया। वही न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लॉ बोल रहा है। अब जो नेक्स्ट है वो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को बोला जाता है लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम मतलब होता है, मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी है, इतना याद रखना। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर मतलब हमने पढ़ा है इसके पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा प्लस डायरेक्शन भी रहेगा। अब मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम को हम लिखते हैं स्मॉल लेटर p से, तो p इज इक्वल टू बन जाता है m इंटू वी। ये फॉर्मूला आ गया। अगर मुझे फॉर्मूला आ गया तो मैं मोमेंटम का यूनिट भी लिख सकता हूँ। मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे आपको पता है मास का यूनिट क्या होता है kg, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम का हो गया। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया, लेकिन इक्वेशन क्या है, सॉरी लॉ क्या है, लॉ ऑफ मोशन क्या है सेकेंड। तो उन्होंने बोला द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैं लिखवा दे रहा हूँ, समझने का ट्राई करना आप। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is directly proportional to the किसके डायरेक्ट, जो चेंज इन मोमेंटम है किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा अप्लाइड फोर्स के। हमेशा याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इतना देने के बाद और लिखना एंड change of momentum is in the direction of applied force। जिस भी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है मोमेंटम उसी डायरेक्शन में ही चेंज होगा। तो आप समझने का ट्राई करना, मोमेंटम है, हम मोमेंटम को लिखने जा रहे हैं। तो जो इन्होंने बोला है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को आप बोल सकते हो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को हम मास और फाइनल वेलोसिटी से लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम को मास और इनिशियल वेलोसिटी से लिखेंगे। यहाँ पे अगर m कॉमन है तो बचेगा v माइनस यू, क्या बचेगा v माइनस यू, और सॉरी यहाँ पे एक वर्ड आएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट। अपने को पता है रेट मतलब क्या होता है, रेट मतलब क्या हो जाएगा 1/t से जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा, सॉरी ये तो जाने दो, ये तो हो गया चेंज इन मोमेंटम। लेकिन अपने को इस इक्वेशन के हिसाब से क्या बोला है, जो चेंज इन मोमेंटम है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ तो ऊपर लिख देते हैं इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने जैसे पढ़ा प्रोपोर्शनल किसके हैं, फोर्स के प्रोपोर्शनल है, ये लिखा ना हमने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स के बराबर है। और हमने पढ़ा रेट मतलब क्या होता है 1/t, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, चेंज इन मोमेंटम हमने देखा, चेंज इन मोमेंटम क्या है m v माइनस यू, और प्रोपोर्शनल किसके रहेगा f के। देयरफॉर यहाँ पे फॉर्मूला बनता है v माइनस यू अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। और जैसा कि हमने पढ़ा है इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, v माइनस यू अपॉन टी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन बोल देंगे। और हमें इतना तो पता है कि जब भी हम क्या करते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम इक्वल और एक कांस्टेंट लगाते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे क्या आ गया इक्वल और कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या रह जाएगा m और a। लेट k का वैल्यू 1 पुट कर दो, जब k का वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको आंसर आएगा f इज इक्वल टू मास, क्या आ जाएगा f इज इक्वल टू मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यही क्या था न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। तो जब भी आप सुनोगे न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था तो आपको याद आना चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं याद है तो आपको एटलीस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू ma, m फॉर मास, a फॉर एक्सीलरेशन। अब अगर मेरे पास फॉर्मूला आ गया, ये तो फॉर्मूला है,
फॉर्मूला आने के बाद हम यूनिट लिख सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा? फोर्स का। तो फोर्स का यूनिट निकालने के लिए हमें मास यूनिट पता रहना चाहिए। मास क्या होता है? केजी इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। और न्यूटन किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से। तो फोर्स यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। ये न्यूटन कौन सा है? एसआई यूनिट है। अगर हमसे सीजीएस यूनिट पूछा तो हम क्या करेंगे? सीजीएस यूनिट होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। स्मॉल डी वाई एन ई। अगर सीजीएस और एसआई में रिलेशन पूछा तो याद रखना आप 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। जैसा आपने देखा कि न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वैसे ही हम डाइन को क्या लिख सकते हैं? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप ये समझना क्या है, ये न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैसे ही अगर ये सीजीएस में, तो सीजीएस में केजी क्या बन जाता है? ग्राम। मीटर क्या बन जाता है? सेंटीमीटर। और सेकेंड रिमेन्स इटसेल्फ। अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है, अगला हमें पता है कि न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे। हमने पहला लॉ देखा, सेकेंड लॉ देखा, और हम देखने वाले हैं अब थर्ड लॉ। इसको बोलोगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसी को शॉर्ट में बोला जाता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। क्या बोला जाता है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। अब इसका जो स्टेटमेंट है हमेशा होता है कि एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। याद रखना, इसका जो स्टेटमेंट है, एवरी एक्शन फोर्स has equal and opposite reaction force। ये इसका स्टेटमेंट है। थर्ड लॉ सबसे सिंपल है। जैसा कि आपने सुना रहेगा, अगर मैं इस दीवार पे अगर एक ऐसा मुक्का बन करके, अगर मुट्ठी बन करके इसे मारता हूँ मैं, तो अगर मैं दीवार पे मारूंगा तो जितना जोर से मैं मारूंगा उतना जोर से मुझे लगेगा भी। दीवार को तो डैमेज नहीं होगा, लेकिन मुझे डैमेज हो सकता है ये। तो मैं जितना फोर्स लगाऊंगा उतना ही फोर्स मुझे क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। वो कौन बताता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताता है, और ये उसका स्टेटमेंट है। तो अभी तक हमने एक चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी टॉपिक्स थे, हमने कवर किया है। अगर आपको अभी तक जो भी हमने 4 लेक्चर में टॉपिक्स कवर किए हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप जल्द से जल्द कमेंट करिए, हम उसके आंसर्स देने का ट्राई करेंगे, जल्द से जल्द देने का ट्राई करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं, जल्दी से उसका आंसर भी कमेंट कर दीजिए।